हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। उसका नेम है आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और कई बार इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं। जो बच्चे आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ेंगे वो इससे पिछला वीडियो जिसमें एटॉमिक साइज़, आयनिक साइज़ या लॉन्ग फॉर्म पीरियोड टेबल वो ज़रूर पढ़ें, क्योंकि उन्हीं के बेस पर हमने आज ये टॉपिक डिस्कस करना है। तो एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में जुड़े रहना। तो शुरू करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सबसे पहले आप इस डायग्राम की तरफ देखो। इस डायग्राम में ये न्यूक्लियस है। क्या बोला मैंने? न्यूक्लियस है। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये है ग्राउंड स्टेट में, मतलब हाइड्रोजन के केस में ये इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है। इसी तरीके से हर एटम की कोई ना ग्राउंड स्टेट होती है जो उसकी स्टेबल स्टेट है। बिल्कुल सही। जब मैं इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा, ऐसे मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, ये देखो एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके किसी हायर स्टेट में जाएगा। अगर अपने इसको इतनी एनर्जी दे दें कि वो इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक चला जाए, ये लो इलेक्ट्रॉन अब इन्फिनिटी तक चला गया, और ये जो एनर्जी है इस ग्राउंड स्टेट से लेके इन्फिनिटी तक जो भी एनर्जी है इसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी, क्योंकि इसमें हमने एक इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से शिफ्ट करवा के इन्फिनिटी तक ले गए हैं, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आएगा, और ये जो अब एटम था पहले अब बन जाएगा कैटायन। तो इसका बड़ा सिंपल सा मतलब ये हुआ कि हमें कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हम एक इलेक्ट्रॉन को उसकी ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक शिफ्ट कर पाएँ और वो इलेक्ट्रॉन वापस ना आए, वो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ जाए और उसके पीछे जो बचे वो बचे कैटायन। तो आयोनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन आप बहुत ध्यान से यहाँ पर देखो। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी, कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए रिक्वायर्ड टू रिमूव, हमने रिमूव करना इस इलेक्ट्रॉन को, रिमूव बाहर, द मोस्ट लूजली बाउंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, किसी का भी हो सकता है, हाइड्रोजन का हो सकता है, सोडियम का हो सकता है, लिथियम का हो सकता है, पोटेशियम का हो सकता है, हर एलिमेंट का कोई ना कोई तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता ही है, हमने उसको रिमूव करना। ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने ये जो एम लिया हुआ ये गैस है, कभी भी ये सॉलिड या लिक्विड में नहीं लेना, उसको आयोनाइजेशन एनर्जी देनी है। इस इलेक्ट्रॉन को हमने इन्फिनिटी तक पहुंचा दिया, पीछे हमारे पास गैस स्टेट में ही कैटायन बचा है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब पूरा फिर से पढ़ो, मिनिमम अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम इन ग्राउंड स्टेट टू फॉर्म गैसियस कैटायन। तो मतलब हमने एटम के ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी तक लेके जाना है ताकि वो वापस ना आए, उसको छोड़ जाए, और उसके बाद जो बचे वो बचे गैसियस कैटायन। तो ये है हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। आप लोगों ने समझ लिया सारा, बड़ा सिंपल। एम गैस, एम प्लस गैस, और ये इलेक्ट्रॉन है एट इन्फिनिटी, हमारे पास कैटायन बच गया। लो जी, इस डायग्राम में इसमें डेफिनेशन में काफ़ी बातें क्लियर हैं। मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आइसोलेटेड गैस एटम होना चाहिए, उसमें से निकालने के बाद वो गैसियस कैटायन बनेगा, और आयोनाइजेशन एनर्जी हमने देनी है। लो जी, अब हम इस आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, आयोनाइजेशन एनर्जी एंडोथर्मिक है। इसका मतलब हमने सप्लाई की है, दी है इसको। जब बाहर निकले तो हम उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। एक्सो मीन्स बाहर निकला, एंडो का मतलब अंदर जाना, लेना। तो आप देखो ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमने दी है इसको, इस इलेक्ट्रॉन को ऐसे दी है, ये देखो दी, और तब गया वो निकल ही गया, तो इसको एनर्जी अब्जॉर्ब बोलते हैं। इसीलिए ये पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव का मतलब आप कभी देखना इसके आगे प्लस का साइन है। एटम शुड बी आइसोलेटेड, मतलब सिंगल एटम, गैस, लिक्विड सॉलिड नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर एक एटम को दूसरे एटम सराउंड करते हैं, टच करते हैं, और उसके नेचर को इन्फ्लुएंस करते हैं।
तो उससे क्या होता है कि जब हम आयनाइज्ड एनर्जी देते हैं तो जो आसपास के एटम हैं वो उसकी नेचर को डिस्टर्ब करते हैं और वहाँ पर हमें एक्यूरेट एब्सोल्यूट वैल्यू आयनाइज्ड एनर्जी नहीं निकाली जाती, वहाँ पर कुछ एरर आता है। हमने निकालना एक्यूरेट वैल्यू ऑफ आयनाइज्ड एनर्जी, बिल्कुल सही। तो एटम शुड बी आइसोलेटेड बिकॉज नियर बाई एटम इन्फ्लुएंस द वैल्यू ऑफ आयनाइज्ड एनर्जी और एब्सोल्यूट वैल्यू नॉट कैलकुलेटेड। हमने उसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है आयनाइज्ड एनर्जी की, ट्रू वैल्यू, और उसके लिए हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। एटम गैस में होना चाहिए। यूनिट्स, आयनाइज्ड एनर्जी के यूनिट क्या हैं? इसके यूनिट तो एनर्जी के यूनिट, क्योंकि हमने एनर्जी दी है। ये देखो ई दी है हमने एनर्जी, वही तो बाद में जाके आयनाइज्ड एनर्जी बन गई। दी तो हमने एनर्जी है। एनर्जी के यूनिट है जूल पर मोल, जूल पर एटम, किलो जूल पर मोल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब इसीलिए इसको आयनाइजेशन पोटेंशियल भी बोलते हैं, आईपी, आयनाइजेशन पोटेंशियल। ऐसे बहुत बार आपको लिखा मिलेगा आईपी। फॉर्मूला क्या है आयनाइज्ड एनर्जी का? देखो हमने इस इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से, जिसको ऐसे बोलते ई एन वैल्यू माइनस होती है, इसके आगे साइन लगा होता है, उसको एनर्जी दी, इन्फिनिटी में चला गया। इन्फिनिटी में जीरो होती है, यहाँ पर ई इन्फिनिटी आप सबको पता है जीरो होती है ये वाली। तो हमने ई इन्फिनिटी माइनस माइनस ग्राउंड स्टेट, माइनस से प्लस हो गया, ये वाली जीरो है, ये क्या होती है जीरो। तो इसका मतलब हमारे पास जो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी है वही बन गई आयनाइज्ड एनर्जी, क्योंकि ये माइनस में होती है और इसके आगे हमने माइनस लगाया, माइनस में प्लस हो गया और ये जीरो होती है। तो हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा तो हुआ है। तो बच्चों हमने आयनाइज्ड एनर्जी के बारे में सबसे पहले कॉन्सेप्ट सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन दी, डायग्राम ध्यान से समझ लो, और यहाँ पर 3-4 बातें और लिखी हुई हैं। आयनाइज्ड एनर्जी वो एंडोथर्मिक है, ये आइसोलेटेड के लिए होती है। उसके बाद इसके यूनिट सारे वो यूनिट जो एनर्जी के यूनिट हैं, ये 1 मोल का मतलब एवोगाड्रो एटम के लिए है और ये 1 एटम के लिए है। और एक्चुअल में जब फॉर्मूला पूछा जाए तो हमने इन्फिनिटी में से जो भी ग्राउंड स्टेट होगी, चाहे वो पहला शेल है, चाहे दूसरा शेल है, चाहे तीसरा शेल है, उसके बीच में निकाली। मैं एक बात और बताता हूँ, जब ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होता है तो मान लो इसके और इसके बीच में आता है, उसको बोलते हैं एक्साइटेशन एनर्जी। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी तक जाता है तो बोलनी हमने आयनाइज्ड एनर्जी। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। तो वीडियो रोक के एक बार इसको उतारो। जो मैंने सेक्शन अभी आपको करवाया है, इस सेक्शन में मैंने बेसिक्स ऑफ द आयनाइज्ड एनर्जी करवाए हैं और कुछ खास पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हैं, वो आप जरूर नोट कीजिएगा। और सबसे स्पेशल है ये आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, इसके आसपास और कोई एटम नहीं होने चाहिए, ताकि हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल पाएँ। तो फिर से एक बार बोलता हूँ, वीडियो एक बार रोको, वीडियो रोको और ये सारा सेक्शन नोट करो। आगे बढ़ते हैं हम आयनाइज्ड एनर्जी की टाइप, जैसे सक्सेसिव आयनाइज्ड टाइप, इसके फैक्टर कौन से हैं और कुछ नई चीज़ें, एक्सेप्शंस, ऑर्डर्स, काफ़ी कुछ करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो इस पार्ट में हम एक और टॉपिक करेंगे, उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ आयनाइज्ड एनर्जी, और दूसरे नंबर पे उसके रीज़न, और ये हैं फैक्टर्स। तो टाइप्स का मतलब क्या है, पहले मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझना कि टाइप्स क्या मतलब है। देखो यहाँ पर एक एटम है, गैस फॉर्म में है, मान लो सोडियम है या एल्युमिनियम है, वो गैस स्टेट में है। हमने उसको आयनाइज्ड एनर्जी फर्स्ट दी, इसको बोला आयनाइज्ड एनर्जी फर्स्ट। तो उसमें से हमने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला, तो ये बन गया यूनी पॉजिटिव कैटायन, मतलब 1 प्लस चार्ज आया, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो 1 प्लस आएगा। उसके बाद अपने इस प्लस में से 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया सेकंड, उसके बाद +2 आ गया। फिर उस +2 में से हमने 1 इलेक्ट्रॉन और निकाला, बन गया +3। इसका मतलब हमने स्टेप 1, ठीक है, और यहाँ पर स्टेप 2 और इधर स्टेप 3 में एक के बाद एक हमने 3 इलेक्ट्रॉन निकाले, पहला ये, फिर ये, ऐसे आगे भी जा सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये हुआ कि हमने सक्सेसिव स्टेप्स में एनर्जी दी। ये फर्स्ट आयनाइज्ड एनर्जी है 1 इलेक्ट्रॉन, ये सेकंड है, ये थर्ड है, वेरी सिंपल। तो फिर सक्सेसिव आयनाइज्ड एनर्जी क्या हुई, ये समझने वाली बात है। इट इज़ द एनर्जी
required to remove electron in the successive step one after the other। तो अगर हम एनर्जी को एक स्टेप के बाद देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आयनाइज एनर्जी 1 2 3, उसको बोलेंगे कि सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी। इसका ऑर्डर याद कर लो, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ एंड सो ऑन, बढ़ता ही जाएगा। ये ऑलवेज ट्रू ऑर्डर है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पहले निकालना वो इजी निकलेगा, उसके बाद ये थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट निकलेगा, और इससे ये और डिफ़िकल्ट, और इससे और डिफ़िकल्ट। अब उसका रीज़न क्या है, यहाँ लिखा हुआ रीज़न देखो। जब हमने उसमें से इसमें ए गैस में से इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो हमने अब इस प्लस में से इलेक्ट्रॉन निकालना, प्लस तो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, अब खींचेगा तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। अब यहाँ 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, उसमें से ये तीसरा निकालना, क्योंकि वो +2 खींच लेगा। तो बड़ा अल्टीमेट एक सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, मतलब इसका रीज़न देता हूँ कि व्हेन द 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव्ड देन द जेड फैक्टर Z/E इंक्रीज हो जाएगा, एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑन द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। यहाँ एक बात और भी ऐड कर सकते हो, और जो साइज़ है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा। आप सबको पता है अगर R और R+ में साइज देखा जाए तो ये छोटा होता है, ये बड़ा होता है, और इससे भी छोटा होता है अगर R+2 लिख दें, ये वाला। तो अल्टीमेटली जो हमने एक इलेक्ट्रॉन मूव करने के बाद नेक्स्ट निकालना है वो न्यूक्लियस के पास आ गया, न्यूक्लियस के पास आया नहीं, निकालना डिफ़िकल्ट। तो एक चीज़ और है, मोर ओवर द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव, ठीक है, द कैटायन, इट इज़ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डिफ़िकल्ट फ्रॉम द, यहाँ लिखना आपने, फ्रॉम द कैटायन देन फ्रॉम न्यूट्रल एटम एंड सोन। जब हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, उस पॉजिटिव में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल। दूसरे नंबर पे जब पॉजिटिव चार्ज आया, साइज छोटा हो गया, छोटा साइज हुआ, और जो इलेक्ट्रॉन हमने सेकंड में निकाला था वो न्यूक्लियस के पास आ गया, क्योंकि उसका न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव चार्ज बढ़ा, Z/E। अल्टीमेटली एक बात है, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आयनाइज एनर्जी को इफ़ेक्ट करेंगे, इन सब की डिटेल में अगले सेक्शन में करवाने वाला हूं, पर आप लोग नोट कर लो कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं। धीरे धीरे सब करेंगे। एटॉमिक साइज का इफेक्ट है, न्यूक्लियर चार्ज का इफेक्ट है, स्क्रीनिंग इफेक्ट का इफेक्ट है, नया और आ गया पेनिट्रेशन इफेक्ट का भी इफेक्ट है, और स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का भी इफेक्ट है। ये पॉइंट हमने जब डिस्कस करने हैं, हमने साथ साथ इनके एग्जाम्पल भी करने हैं, और अगर कोई एक्सेप्शन हुई वो भी हमने करनी है। तो ये 5 पॉइंट एक बार नोट कर लीजिएगा, और ये पांचों के पांचों पॉइंट हमने 1 बाय 1 डिस्कस करने हैं। तो पॉइंट कौन से हुए, एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज, स्क्रीनिंग इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द जो SPDF कराऊंगा, और स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऐसा कुछ आएगा इसमें। तो 5 फैक्टर हमने डिस्कस करने हैं, और पांचों को 1 बाय 1 करते हैं। तो हमने इस सेक्शन में जो किया वो आप वीडियो रोक के एक बार उतार लो। इस पैरे का क्वेश्चन ये बनता है, वाई सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी इंक्रीज। इस पैरे का क्वेश्चन यहाँ लिख सकते हो आप लोग। जब भी कभी ऐसा आ जाए कि सक्सेसिव आयनाइज एनर्जी क्यों इंक्रीज होती है, उसका यहाँ रीज़न लिखा हो, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो उसके साथ ऐसे एग्जाम्पल दे लेते हैं हम लोग। लो जी, तो वीडियो रोक के इसको पूरा कर लो। तो इस पार्ट में आयनाइज एनर्जी को इफ़ेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ेंगे। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि 5 फैक्टर हैं, और उनमें से पहला फैक्टर है एटॉमिक साइज़। मैं आपको एक चीज़ इन जनरल बताता हूँ। बेसिकली आयनाइज एनर्जी इस पे डिपेंड करेगी कि एक जो न्यूक्लियस है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को कितना स्ट्रांगली खींचता है, और जो फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ाएंगे, इंक्रीज़ करेंगे, उससे आयनाइज एनर्जी बढ़ेगी, और जो करेंगे कम, उससे लो होती जाएगी। एटॉमिक साइज़ का रोल क्या है, देखिए, जब एटम का साइज़ छोटा होता है, बहुत छोटा सा, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के पास होता है, तो मतलब बहुत स्ट्रांगली पकड़ा होता है उसको,
और उसको निकालना मुश्किल है। जैसे एटम का साइज़ बढ़ेगा, नंबर ऑफ़ शेल बढ़ेंगी, वो इलेक्ट्रॉन जो हमने रिमूव करना वो बाहर चलेगा दूर वाला, तो मतलब जल्दी निकलेगा क्योंकि उसकी एनर्जी हाई है। तो बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो आयनस एनर्जी अगर आपको पूछी जाए तो वो एटॉमिक साइज़ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बड़ा साइज़ ये लेस, छोटा साइज़ ये मोर। तो हमने सारे फैक्टर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाना है। विद इंक्रीज इन साइज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड अवे एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। ये जो मैंने एफ ए लिखा है ये बेसिकली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो किसी भी ग्रुप में इन ए ग्रुप आयनस एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। वैसे इन जनरल मैंने ग्रुप 1 की बात करता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, चाहे वो बेरिलियम और मैग्नीशियम, कैल्शियम आ जाए, चाहे वो नाइट्रोजन, फास्फोरस आ जाए। तो हमने ये ध्यान रखना है कि आयनस एनर्जी एक ग्रुप में कम होनी है। कोई इक्का दुक्का हो सकता है कि एक्सेप्शन हो, बट इन जनरल इन मोस्ट ऑफ द केसेस आयनस एनर्जी टॉप टू बॉटम डिक्रीज होनी है। उसका कारण साइज़ है। अब अगर न्यूक्लियर चार्ज, जब भी न्यूक्लियर चार्ज की बात आती है तो हम उस न्यूक्लियर चार्ज को ऐसे प्लस जेड लिखते हैं। ये न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज की बात चलती है ड्यू टू प्रोटॉन्स। तो आयनस एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली डायरेक्टली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। एक न्यूक्लियस में जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, प्रोटॉन ज़्यादा होंगे, वो वैलेंस शेल को उतना खींचेंगे। बट एक ध्यान रखना, ये वाला फैक्टर तब लगता है जब नंबर ऑफ शेल सेम रहती हैं, मतलब पीरियड में। इन ए पीरियड लेफ्ट टू राइट व्हेन द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन सेम देन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, हैंस आयनस एनर्जी इंक्रीज। और न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, और इसमें एक और ध्यान रखना, पीरियड में साइज भी छोटा होता है, और साइज छोटा होता है आयनस एनर्जी वैसे बढ़ेगी। ग्रुप में साइज़ बड़े होते हैं, ग्रुप में साइज़ बड़े होते हैं, एटॉमिक साइज तो ये कम होती है। तो मतलब ये आपस में इंटरमिक्सड हैं। एक पीरियड की बात करता हूँ लेफ़्ट टू राइट, आयनस एनर्जी बढ़ती है मैंने बोला पीरियड में। जैसे बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसका 6 है, इसका 7 है, तो ये इस ऑर्डर में बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पर जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं ये एक पीरियड के एलिमेंट है और लेफ़्ट टू राइट ये बढ़ती है। अब अगर स्क्रीनिंग फैक्ट, मैंने पहले भी स्क्रीनिंग फैक्ट आपको बताया है। बेसिकली मैंने एटॉमिक साइज़ में ये बताया था। ये होता क्या है, देखो ये न्यूक्लियस है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये इसके अंदर वाली जो दो शेल्स हैं उनका इफेक्ट है स्क्रीनिंग इफेक्ट, मतलब रिपल्सिव इफेक्ट। अब जब इनर शेल ज़्यादा होंगी उनका रिपल्सिव इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो पुश करेंगे बाहर को, उसका ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होएगा तो आयनस एनर्जी कम होएगी। इसीलिए तो हमने आयनस एनर्जी और स्क्रीनिंग फैक्ट को भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेट किया है, बिल्कुल सेम इसी के साइज़ में, क्योंकि एटॉमिक साइज़ और स्क्रीनिंग फैक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्क्रीनिंग फैक्ट बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपैंड करेगा, साइज़ बढ़ेगा। और जैसे ही हम लोग साइज़ और इसको रिलेट करते हैं वो सेम ऑर्डर है उनके। तो एज द नंबर ऑफ इनर शेल्स इंक्रीज द स्क्रीनिंग इफेक्ट, रिपल्सिव इफेक्ट इंक्रीज, हैंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज। हम ग्रुप में ये वाला भी साथ लगा सकते हैं, आयनस एनर्जी भी इसमें कम होगी। देखिए एक ग्रुप की बात चलती है, ग्रुप में साइज़ बड़ा होता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होता है। तो इन ए ग्रुप आयनस एनर्जी इन ए ग्रुप डिक्रीज, कारण ड्यू टू इंक्रीज इन द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ इनर शेल्स। मैंने एक ग्रुप लिया यहाँ पर, ये ग्रुप सेकंड है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इसमें ये देखा कि एक ग्रुप में जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, ये वर्टिकल ग्रुप है, ये वाला लिखा, चलो चाहे ऐसे है, मैंने वर्टिकल है ये बेसिकली। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेटा मांगल, कार स्कूटर, बापू रोए, तो आप देखो इसमें कम होती है। तो मैंने इसमें आपको 3 फैक्टर्स समझा दिए हैं। एक ध्यान रखना, मैंने हर फैक्टर में जो उसके एप्लीकेबल ऑर्डर्स हैं वो साथ में लिखे हैं। इसका ऑर्डर ये लिखा, इसका ऑर्डर भी लिख दिया। ऐसे बहुत सारे ऑर्डर अगर मैं चाहूँ तो इसको इस पे भी लिख सकता हूँ, या एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस का ये ऑर्डर रहा। तो
तो ऑर्डर हम लिख सकते हैं, क्योंकि एक पीरियड पकड़ लो, उसके जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इस तरीके से इंक्रीज होंगे, या ग्रुप में डिक्रीज होगी। तो आप लोग एक बार वीडियो रोकिए, वीडियो रोक के पहला फैक्टर एटॉमिक साइज का, और ध्यान अल्टीमेटली रखना इस पे, एटॉमिक साइज ये वाला, और इस पे और इस पे। बातें काम की यही हैं कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और अल्टीमेटली सब में आपको एक चीज़ जज करनी है, कौन सा फैक्टर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करेगा, जैसे न्यूक्लियर चार्ज, कौन सा फैक्टर न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम करेगा, स्क्रीन इफेक्ट एंड साइज आज आगे भी पढ़ेंगे। तो अल्टीमेटली आप एक बात को पकड़ लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, उसके फार फेवर में और अगेंस्ट फैक्टर जो हैं उसी अकॉर्डिंगली आयनस एनर्जी को इफेक्ट करेंगे। तो ऐसी कुछ बातें हैं वो अलग से भी नोट कर लेते हैं कि हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही देखना, बस बाकी सारी चीज़ें उसके साथ लेट हो जाएंगी। तो चलो आगे चलते हैं, वीडियो रोक के इस सेक्शन को पूरा कीजिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज की। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमिन करेगी, वैलेंसी को डिटरमिन करेगी, उनकी रिएक्टिविटी को ये बताएगी, सारा कुछ बहुत ऐसा कुछ हमने पढ़ना आगे। तो करते हैं इसका नेक्स्ट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर। तो इस सेक्शन में जो बचे हुए दो फैक्टर हैं वो करेंगे। उनमें से एक है पेनिट्रेशन फैक्ट और एक है स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। दोनों ही फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये वर्ड पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, इसको समझो। पेनिट्रेशन का मतलब होता है क्लोजनेस, धंसा होना, क्लोज होना। इसका मतलब देखो, ये n की वैल्यू 1 है, इसमें तो 1s ही होता है। ये वाली जो है n की वैल्यू 2 है, और ये वाली है n की वैल्यू 3। तो आप ये देखो कि जब n सेम है तो उसमें 2s और 2p दो सबशेल्स आ गई, और उसमें 2s जो है वो न्यूक्लियस के पास है। ये देखो ये वाली पास है, तो इसका मतलब हम ये बोलेंगे 2s इज मोर पेनिट्रेटेड टू द न्यूक्लियस मोर देन द 2p। इस तरीके से n3 है तीसरी शेल में, वो जो 3s है वो न्यूक्लियस के क्लोज है, 3p उसके बाहर, 3d और बाहर। इस तरीके से चौथे में जाओगे तो वहाँ जो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन है वो ये है s p d f, अगर n है सेम। तो इसमें जो s होता है वो न्यूक्लियस के पास होता है, क्योंकि सबसे पहले s ही आता है, 3s 3p 3d, 3s ही पहले आता है। तो यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है, इट इज़ द क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सबशेल ऑफ सेम शेल। तो ये क्लोजनेस है, और जितना कोई सबशेल या ऑर्बिटल क्लोज होगा उतने उससे आयनिक एनर्जी हाई होगी, क्योंकि वो न्यूक्लियस के पकड़ में आएगा, न्यूक्लियस उसको जल्दी खींचेगा, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। क्योंकि हमने यही देखना कि इलेक्ट्रॉन कितना के निकालना मुश्किल है, उतनी आयनिक एनर्जी हाई होगी। तो ऑर्डर ऑफ पेनिट्रेशन इफेक्ट इज SPDF। अगर मोस्ट पेनिट्रेट देखोगे तो S है, और लीस्ट इसमें F है। ये तब की बात है अगर n सेम है, तो ये ध्यान रखना n सेम है तो। मोर इज द पेनिट्रेटेड, डिफिकल्ट इज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, हैंस आयनस एनर्जी विल बी हाई। इसका मतलब अगर शेल सेम आ जाए तो S में से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, देन द P में से निकालना मुश्किल है, देन द D में से निकालना मुश्किल है, देन द F, और F इज लीस्ट पेनिट्रेटेड एंड मोस्ट ईजी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द F, एंड S में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है। एग्जाम्पल आगे देखो, यहाँ पर बेरिलियम है, इधर बोरोन है। हमें पता है बेरिलियम में 1s2 2s2 है, और बोरोन में 1s2 2s2 2p6 है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन ये आया कि अगर बोरोन और बेरिलियम में कंपैरिजन किया जाए, इसमें हमने 2s से निकालना इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2px से निकालना, तो s मोर पेनिट्रेटेड है, बेरिलियम की हाई होगी एनर्जी। देखो बेरिलियम इज ग्रेटर देन द बोरोन, क्योंकि इसमें से 2p से लेस पेनिट्रेटेड, इसमें से 2s से मोर पेनिट्रेटेड। तो इस तरीके से आयनस एनर्जी पेनिट्रेशन फैक्ट से इफेक्ट करती है। और मैग्नीशियम एल्यूमिनियम में ये 3s2 और 2px वाला जो रीज़न है, इसमें ये वाला मोर पेनिट्रेटेड है मैग्नीशियम में। तो मेरे ख्याल से यहाँ बात समझ आ गई। बहुत सिंपल बात मैंने बताई। पेनिट्रेशन का मतलब क्लोजनेस होना, न्यूक्लियस के पास होना। जब n की वैल्यू सेम आ जाए तो SPDF इसका ऑर्डर है। S इज़ द मोस्ट क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस एंड D and F आर द क्वाइट अवे।
तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं, बहुत सिंपल से एग्जाम्पल। अगर मैं इसको कंपैरिजन करूं ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 13 में, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। लो जी, अब आ गया स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, जिन एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होते हैं, अब रीज़न एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड, तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ गया, स्टेबल का मतलब एनर्जी लो, और उस इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होगा क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ चुका है। तो यहाँ कई एलिमेंट में ऐसा भी देखा गया कि जब उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टडी किए गए, देखो एग्जैक्टली हाफ फील्ड P3 है जैसे सिंगल सिंगल सिंगल, या D5 है जैसे सिंगल 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 5 बार, ये मोर स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल है देन किससे, इनकम्प्लीटली फील्ड से। वो कैसे, जैसे P4 है, D6 है, D8 है। उसी तरीके से कंप्लीटली फील्ड वाले भी, जिसमें S2 मैक्सिमम 2 ही आते हैं, P6, D10, F14, ये भी मोर स्टेबल होते हैं। तो जहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल आ गया, वहाँ से हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दीज एलिमेंट विद स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब आपने ये डिस्कस किया कि जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है उसमें से, क्योंकि वो स्टेबल हो चुका है। और स्टेबल वाले आपको पता होने चाहिए, जैसे P3 है, D5 है, इवन F7 भी, इनके आधे कर दिया करो, 3 इसके, 5 इसके और 7 इसके, उनको हमने मोर स्टेबल मानना। और अगर फुली फिल्ड है उनको भी मोर स्टेबल मानना, और बाकी जो इन बिटवीन है उनको हमने लेस स्टेबल मान के स्टेबल वाले में से इलेक्ट्रॉन निकालते हुए आयनस एनर्जी उसकी हमने हाई कर देनी है। अब यहाँ एग्जाम्पल है, देखो मैंने दो एलिमेंट को कंपैरिजन करवाया। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है, 2 इस पे, 1s2, 2s2, 2p3, ये देखो 2p3 आ गया, और ये तो एग्जैक्टली हाफ फील्ड है। ये देखो, इसको बोलेंगे एग्जैक्टली हाफ फील्ड, ठीक है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड। लो जी, ये नोट कर लो, ठीक है। अब आ गया ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 8 होता है, 1s2, 2s2, 2p4, उसमें ये देखो 2p4 आ गया। तो अगर आप ये देखो कि इनमें से स्टेबल कौन है, स्टेबल तो नाइट्रोजन है 2p3, ऐसे इसकी आयनस एनर्जी हाई कर देनी हमने। इसी तरीके से फास्फोर सल्फर है, क्योंकि इसके नीचे P आएगा, इसके नीचे सल्फर आएगा, तो इसकी हाई कर देनी है, क्योंकि ये P3 है, ये P4 है। अगर ग्रुप नंबर 15, ग्रुप नंबर 16, 16, 15 कंपेयर करो तो 15 वाले की हाई है देन द 16। तो ये हमने पूरा यहाँ पर सोचा हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों ने ये सारे फैक्टर डिस्कस कर लिए हैं, हर चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली हर फैक्टर के साथ कुछ एग्जाम्पल जुड़े हुए हैं। ये एग्ज़ाम्पल जैसे इसका एग्ज़ाम्पल ही है, ये एग्ज़ाम्पल जैसे इसका एग्ज़ाम्पल ही है, तो इनको हमने जोड़ के याद करना। और हम इन सब के बाद अब डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर, क्वेश्चंस। जहाँ भी कहीं एक्सेप्शन आएगी हम उनको आगे पीछे करेंगे और एक ऑर्डर बनाएंगे, और वो एग्जामिनेशन की डिमांड है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए जाएं। लो जी, अब अपने शुरू करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑर्डर ऑफ द आयनस एनर्जी इन द डिफरेंट पीरियड एंड ग्रुप्स, नेक्स्ट सेक्शन में करते हैं। तो इस पार्ट में हम वेरिएशन ऑफ द आयनस एनर्जी ग्रुप और पीरियड के रीज़न को समराइज करेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि ग्रुप में क्या ऑर्डर है। हमें पता है ग्रुप होता है वर्टिकल, तो उसके लिए हम लिखते हैं टॉप टू बॉटम। तो टॉप टू बॉटम आयनस एनर्जी होती है डिक्रीज, ये ध्यान रखना, डिक्रीज। उसका रीज़न क्या है, एटॉमिक साइज और स्क्रीनिंग फैक्ट होते हैं इंक्रीज, और उससे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, वो होगा डिक्रीज। इसीलिए जब अपने ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट को लिखेंगे फेस कलर ब्राइट इन एटमॉस्फेयर, तो उसमें ये कम होगी। तो मतलब फ्लोरीन की आयनस एनर्जी सबसे हाई है, और क्लोरीन से, देन ब्रोमीन और आयोडीन से। अब अगली बात पीरियड की। पीरियड होते हैं हॉरिजॉन्टल, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं लेफ़्ट टू राइट। और लेफ़्ट टू राइट क्या होता है, एक तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता है,
और दूसरे नंबर पे एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। बस इसीलिए आयनस एनर्जी तो इंक्रीज होनी है। यहाँ पर मैंने पीरियड 2 के एलिमेंट जैसे लिथियम बेरिलियम लिख दिया है तो इससे इसकी ज़्यादा, और पीरियड नंबर 3 में मैंने लिख दिया सल्फर क्लोरीन आर्गन उसकी ज़्यादा। ये तो चलते लेफ़्ट टू राइट है, तो लेफ़्ट टू राइट हमने ज़्यादा लिखनी है। अब कुछ करते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन से ही हम ऑर्डर ऑफ आयनस एनर्जी निकालेंगे, और ये ध्यान रखना हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर निकालने हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर इंक्रीजिंग निकालना है। पीरियड 1 में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन हीलियम। और एक बार बताता हूँ, नोबल गैसेस चाहे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, उनकी आयनस एनर्जी वेरी हाई होती है। उनकी आयनस एनर्जी वेरी हाई होती है क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करती, उनकी आयनस एनर्जी हाई है। तो अगर आपको हाइड्रोजन और हीलियम पूछा जाए तो ये आएगा। और एक बात और बता दूं, ये पूरे पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम इन द पीरियोडिक टेबल। चाहे बाकी एलिमेंट जितने भी हों, उन सबसे ज़्यादा इसी की ही मैक्सिमम होती है, क्योंकि टॉप टू बॉटम अगर चलेंगे नोबल गैसेज में भी तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन तो कम ही होनी है, तो ये फिर टॉप पे आ गया। और वैसे ही बोला मैंने, नोबल गैसेज की हाई होती है और उनमें हीलियम की मैक्सिमम होती है। अब आ गया पीरियड 2। तो पीरियड 2 में क्या है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। ये तो पीरियड है, और हमने पढ़ा हुआ है कि पीरियड में क्या होती है, पीरियड में तो इंक्रीज। हम क्या करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, लिथियम से बेरिलियम की ज़्यादा, वो तो नेचुरल है, ये देखो यहाँ लिखा मैंने। उसके बाद बोरोन से कार्बन की ज़्यादा, कार्बन से नाइट्रोजन की ज़्यादा, ऑक्सीजन से फ्लोरीन की ज़्यादा, फ्लोरीन से नियोन की ज़्यादा। तो मैंने लिख दिए। आप सोचते होंगे यहाँ पर मैंने छोड़े हुए हैं ये 2। अब जो मैंने छोड़े हुए हैं उनमें लगती हैं एक्सेप्शंस। बेरिलियम की बोरोन से ज़्यादा होती है, ये उल्टा है। नाइट्रोजन की ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर लगता है पेनिट्रेशन इफेक्ट, आप पढ़ लेना पीछे। और इधर लगता है एग्जैक्टली हाफ फिल्ड वाला कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड वाला। कहने का मतलब यहाँ 2 एक्सेप्शन आई, एक और ये 2। अब उसके बेस पे अगर अपने इनके आयनस एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो क्या लिखेंगे, देखो लिथियम से ज़्यादा बोरोन आएगा, ये बोरोन के बाद बेरिलियम आएगा, क्योंकि बेरिलियम लिथियम से भी ज़्यादा है, बेरिलियम बोरोन से भी ज़्यादा है, इसलिए बेरिलियम को यहाँ शिफ्ट कर दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया। उसके बाद कार्बन आया। अब कार्बन के बाद क्या है, नाइट्रोजन जो आया वो कार्बन ज़्यादा तो है ही, ऑक्सीजन से ज़्यादा भी है, तो यहाँ पर हमने ऐसा लिख दिया। उसके बाद फिर आ गया फ्लोरीन और देन नियोन। नियोन की तो मैक्सिमम है ही। तो अगर आपको एग्जैक्ट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्डर पूछा जाए तो आपने ये वाला ऑर्डर टिक करना है जिसमें यहाँ पर और यहाँ पर एक्सेप्शंस है। तो हमने एक्सेप्शनल ऑर्डर साथ में याद करने हैं, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाला, पेनिट्रेशन इफेक्ट वाला, वो हमने साथ याद करना है। अब पीरियड 3 की बात आई, देखो सोडियम से मैग्नीशियम ज़्यादा, और एल्यूमिनियम से सिलिकॉन, सिलिकॉन से फास्फोरस, और सल्फर से क्लोरीन, क्लोरीन से आर्गन। अब यहाँ फिर वही एक्सेप्शन ऐसे चलती हैं, ये देखो ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड। तो अगर अपने इसका एक्चुअल में करेक्ट ऑर्डर लिखें तो करेक्ट ऑर्डर ये आएगा, सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम नहीं बोलेंगे, एल्यूमिनियम, उससे ज़्यादा मैग्नीशियम, उससे ज़्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज़्यादा सल्फर, देन फास्फोरस, फिर क्लोरीन एंड आर्गन। तो ये जो ऑर्डर बना जिसमें हमने इसको एक्सेप्शन पेनिट्रेशन वाला लगाया और यहाँ पर एग्जैक्टली हाफ फील्ड वाला ऑर्डर हमने लगाया है। तो ये हमने ऑर्डर याद रखना। और एक बात और ध्यान रखना, किसी भी पीरियोडिक टेबल में, पीरियड में जो एल्कली मेटल होते हैं उनकी होती है लोएस्ट, और जो नोबल गैसेज होती हैं उनकी होती है मैक्सिमम आयनेशन एनर्जी। तो ये हमने एक जनरलाइज फैक्टर देखे हैं। लो जी, हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस का पहला सेट पूरा कर लिया है। अब हम आगे चलते हैं। तो आप लोग ये वेरिएशन और ट्रेंड ये समराइज करके इसको उतार लो।
अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस और चलेगी। ये पहला ऑर्डर, दूसरा, तीसरा, अब मैं मिक्स करूँगा इसके बाद आने वाले जो ऑर्डर हैं। तो एक बार वीडियो रोक के सबको उतारो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैंने बोले जो क्वेश्चन प्रैक्टिस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। आपको करते हैं कुछ और क्वेश्चंस जिनसे हमें आयनस एनर्जी के ऑर्डर मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तो इस सेक्शन में आयनस एनर्जी के कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये ध्यान रखना, हम हर क्वेश्चन में आयनस एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, और वो लो पहले, फिर हाई, फिर हाई। तो इसके ट्रिक सीख लेना। यहाँ पर कार्बन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम है, तो हम इसके लिए रफ वर्क करते हैं। यहाँ पर कार्बन है, इधर सिलिकॉन है, इसके पीछे एल्यूमिनियम है, और इधर है नाइट्रोजन। तो ध्यान रखो, कार्बन से नाइट्रोजन की हाई है, और इससे कार्बन की हाई, और इससे इसकी हाई। तो अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो मुझे लगता है कि सबसे कम तो सिलिकॉन की है, उससे ज़्यादा एल्यूमिनियम की, उसके ज़्यादा कार्बन की, और सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की। क्योंकि हमने ये जो पीरियड नंबर 2 है उसकी आयनस एनर्जी, और पीरियड नंबर 2 से फर्स्ट 2 की हाई है, 3 की लो है। क्योंकि ये तो लेफ़्ट टू राइट कम होती है। आप चेक कीजिए, ये वाले पीरियड चलते हैं, कार्बन से नाइट्रोजन हाई, इस तरीके से हमने निकाल देना इनको। यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन। इधर फ्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, और इधर नियोन, और इधर है आर्गन। इससे ये हाई है, इससे ये हाई है, इससे ये हाई है। तो कहने का मतलब सबसे कम तो देखो क्लोरीन ही बनता है, उसके बाद फ्लोरीन, से ज़्यादा आर्गन क्योंकि नोबल गैस है, और उससे भी ज़्यादा नियोन। ऐसे हमने इनको लिख देना है। यहाँ पर हमने फ्लोरीन को हाई नहीं लेना, आर्गन को लेना, क्योंकि ये नोबल गैस है। इधर आ जाओ, इधर है लिथियम के नीचे सोडियम, इसके साथ बेरिलियम, और यहाँ पर है मैग्नीशियम। अगर मैं देखूँ तो लिथियम से बेरिलियम की ज़्यादा है। यहाँ मैंने एक ध्यान रखना, यहाँ ऑर्डर प्लीज़ चेक कीजिएगा। तो ये ठीक कर दूँ, इधर एल्यूमिनियम से सिलिकॉन ज़्यादा है, क्योंकि वो लेफ़्ट टू राइट ज़्यादा है। एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। ये ऑर्डर प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। तो हाँ, सारे बच्चे ध्यान दो, ये ऑर्डर ठीक कर लीजिएगा। तो लिथियम, बेरिलियम, और सोडियम से मैग्नीशियम, और इससे ये ज़्यादा, इससे ये ज़्यादा, ठीक हो गया। सबसे ज़्यादा इससे, सबसे कम इसमें सोडियम है, सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम, से ज़्यादा लिथियम, और सबसे ज़्यादा बेरिलियम की आयनस एनर्जी हमने लिख देनी है। लो जी आगे चलते हैं। और इसमें देखो, इधर फ्लोरीन है, उसके नीचे क्लोरीन है, इसके साथ नियोन है, और इधर ऊपर हीलियम है। तो इससे ज़्यादा इसकी है, इससे ज़्यादा इसकी होगी, और इससे ज़्यादा इसकी होगी। बड़ा सिंपल सा ऑर्डर बन गया। क्लोरीन से ऊपर फ्लोरीन, से ज़्यादा नियोन, उससे ज़्यादा हीलियम। ये ग्रुप और पीरियड का ध्यान रखा करो। इसमें आयनस एनर्जी का मतलब आपने इसमें से भी इलेक्ट्रॉन निकालना, इसमें से भी, इसमें से भी। ऑर्डर सिंपल। इसका लॉजिक क्या है? सक्सेसिव इंक्रीज होती है, इसका लॉजिक। देखो, जब कभी पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी हाई होती है, और नेगेटिव चार्ज आता है कम होती है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगी, उसमें से मूव करने ईजी। तो आपने क्या करना, -2 से ज़्यादा O- लिख लो, उसके बाद O लिख लो, सबसे ज़्यादा O+ लिख लो, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो रिपेल करेंगे। तो ये डायरेक्टली पोर्शन टू पॉजिटिव चार्ज है, इन्वर्सली पोर्शन टू नेगेटिव चार्ज है। ये भी एक फंडा है। ये न्यूट्रल से निकालना, इससे निकालना मुश्किल, इससे निकालना इजी, क्योंकि ये तो नेगेटिव चार्ज तो रिपेल करेगा इलेक्ट्रॉन को, -2 और रिपेल करेगा। तो ये आयनस एनर्जी के ऑर्डर मैंने आपको लिखवाए हैं अभी, ठीक है। तो अभी मैंने जो क्वेश्चन करवाए उनको सोचो ध्यान से, प्लीज़ ये वाला करेक्ट कर लेना। एल्यूमिनियम से सिलिकॉन ज़्यादा, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन। ये ऑर्डर यहाँ गलत लग गया था, इसको ठीक करवाया मैंने, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट बढ़ती होती है, ठीक है। और बाकी भी ऑर्डर चेक कर लो ध्यान से।
कोई दिक्कत नहीं है, सारे बिल्कुल क्लियर है। नोबल गैस की हमने हाई लिखनी होती है, तो ये हमने ऑर्डर अभी लिखे हैं। क्वेश्चन कुछ और भी रहते हैं और करते हैं इसके अगले सेक्शन में, तो वीडियो रोक के ये सारे क्वेश्चन करो, पूरे कंप्लीट क्वेश्चन ये उतारो इनको, और आगे कुछ क्वेश्चन हम और करते हैं इसके बाद इसके नेक्स्ट सेक्शन में। तो इस पार्ट में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1। ये क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13 सब क्वेश्चन समझने वाले हैं। तो पहले करते हैं 10th क्वेश्चन। देखो इसमें ये पूछा गया कि सोडियम और मैग्नीशियम में आयनस एनर्जी 1 जो है वो मैग्नीशियम की हाई है। बिल्कुल सही। देखो ये सोडियम है और ये मैग्नीशियम है, इसकी हाई है। उसका रीज़न क्योंकि हम लेफ़्ट टू राइट जब भी चलते हैं आयनस एनर्जी होती है इंक्रीज़। बिल्कुल सही। लेकिन इसमें यह पूछा गया कि जो आयनस एनर्जी 2 है वो सोडियम की हाई है। आयनस एनर्जी 2 सोडियम की हाई है। जब भी हमने आयनस एनर्जी 2 करनी है तो हमने ये देखना कि Na से Na+ बन गया और Mg से Mg+ बन गया। जब हमने Mg+ बनाया तो नियॉन, और ये आएगा 3s1, और यहाँ आएगा क्या आएगा इधर नियॉन, और वो तो स्टेबल हो गया। अब क्योंकि सोडियम Na+ स्टेबल हो गया तो उसकी हाई होगी। मतलब जब हमने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो Na+ बन गया, तो उसका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। तो इसीलिए आयनस एनर्जी अगर आपको 2 पूछी जाए तो हमने Na+ की Mg+ से ज़्यादा बोलनी, क्योंकि यहाँ पर Ne स्टेबल है। तो हमने इसका लॉजिक ये देना कि आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम Na द Na+ बिकम स्टेबल। तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो निकाल लोगे इजीली, सेकंड वाला मुश्किल है। अब आ गया आयनस एनर्जी 2 ऑफ ऑक्सीजन एंड आयनस एनर्जी 2 ऑफ F में ये क्यों हाई है। बहुत ध्यान सुनिए। जब हम O से O+ बनाएंगे और उसके बाद O+2 बनाएंगे, यहाँ लिखेंगे हम आयनस एनर्जी 1 और इधर लिखेंगे हम आयनस एनर्जी 2। ये ध्यान रखना, जब हमने O+ बनाया तो सेम एज नाइट्रोजन हो गया, ठीक हो गया। और उसमें क्या होता है, उसमें एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, आपको मैंने करवाया हुआ है। जब O+ बनेगा O+N जैसा ही है, 1s2 2s2 2p3। लेकिन उसके उलट जब हमने F से F+ बनाया तो जो F+ बनाया वो सेम बना एज द O। तो इसीलिए इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने F+ से I2 आयनस एनर्जी सेकंड निकाली तो ये लो हो जाएगी, क्योंकि जो F+ बना वो ऑक्सीजन जैसा है और जो O+ बना वो N जैसा है। तो हमें तो पता है N की ज़्यादा होती है, इसीलिए ये रीज़न है। तो रीज़न हम क्या देंगे, बड़ा सिंपल सा रीज़न यही देंगे कि आयनस एनर्जी 2 ऑफ O की क्यों हाई है। बहुत सिंपल नोट कीजिए, यहाँ वो उसका आंसर है बिकॉज जो O+ है वो इज सिमिलर टू N विच हैज़, हाँ जी क्या लिखूँ, P3 एग्जैक्टली हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, ठीक है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड जो P है उसका रीज़न है। तो ये हमने अभी आपको बताया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सक्सेसिव आयनस एनर्जी ऑफ ए मेटल 200, 450, 680 और यस इतनी हाई दे दी। बोलते वो जो मेटल है उसका जो क्लोराइड का फॉर्मूला है वो क्या होगा। बहुत टेक्निकल और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझिएगा। लो जी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जब MCl बनाएगा तो M+ में स्टेबल, यहाँ M+2 में स्टेबल, यहाँ पर M+3 में स्टेबल और यहाँ पर M+4 में स्टेबल। ये कैसे दिखेगा,
देखो आयनस एनर्जी ये बताती है कि कोई भी एलिमेंट मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है ईजिली। जब आयनस एनर्जी हाई आ जाती है तो इसका मतलब उस स्टेज वाला हम आयन जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली रिमूव नहीं कर पाते। देखिए ये जो आयनस एनर्जी है ये आयनस एनर्जी फर्स्ट है, ये वाली इसकी आयनस एनर्जी सेकंड है, ये वाली इसकी आयनस एनर्जी थर्ड है, और ये वाली इसकी आयनस एनर्जी 4 है, हाई है। और अगर आपको देखा जाए कौन सी हाई है, फोर्थ, बिकॉज आयनस एनर्जी 4 इज वेरी हाई। उसका मतलब क्या है, देयर इज ए बिग जंप, और यहां पर आ गया बिग जंप, बिग जंप आ गया। इट मीन्स जो इसमें M+3 है मोस्ट स्टेबल है, तभी तो उसमें से चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। जब हमें बताया कि देखो फर्स्ट से सेकंड हाई होती है, सेकंड से थर्ड हाई है, बट थर्ड के बाद इतना, ये मान के चलो 5 गुना ज़्यादा, ठीक है ना, 5-6 गुना ज़्यादा, 688 मीन्स ये 4200, 6-7 गुना ज़्यादा। तो जब एकदम से आयनस एनर्जी शूट अप करती है उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा और उससे पिछले वाला आयन स्टेबल है। तो जब M+3 स्टेबल है तो उसका जो क्लोराइड बनेगा वो ये बनेगा, इसका आंसर ये वाला है, ये वाला। और कई बार आपको ऑक्साइड पूछ लेंगे, M2O3 बनेगा ऑक्साइड। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको आगे आगे आएंगे, कौन सी स्टेट ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंगली। लो जी, बहुत टेक्निकल क्वेश्चन बताया। ये ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे जाके एकदम से बिग जंप आता है, बिग जंप आता है, उस पे हमने बोलना वो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उससे पिछले वाला आयन स्टेबल है। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पर बना दिया। अगर ये वाला बिग जंप आता, ये स्टेबल होता, यहाँ बिग जंप आता, ये 2 निकल जाते, तो वो M+2, उसके अकॉर्डिंगली ये बी आंसर आता। यहाँ चौथे नंबर पे बहुत हाई होगी, इसका मतलब 3 इजिली निकल गए, 3 निकले तो +3 चार्ज बना, वो क्लोराइड बना देगा। 13 क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ आयनस एनर्जी 1 ऑफ आइसोटोप्स, जैसे 1H1, 1H2, 1H3। एक फंडा बताता हूँ, आइसोटोप की आयनस एनर्जी सेम रहती है, बस ध्यान रखना, ये सेम रहती है, बस सेम रहती है, मतलब आंसर इसका सी है, सेम रहती है। अब क्यों सेम रहती है, क्योंकि इन आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन का डिफरेंस है। देखिए साइज इनका सेम, न्यूक्लियर चार्ज इनका सेम, ठीक है, पेनिट्रेशन फैक्ट इनका सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इनका सेम। अरे वो जो सारे फैक्टर जो आयनस एनर्जी को डिसाइड करते हैं वो तो सेम है। न्यूट्रॉन से थोड़ी कोई फर्क पड़ता, जब मास नंबर तो कोई फैक्टर ही नहीं है, इसलिए आइसोटोप की आयनस एनर्जी सेम रहती है। ध्यान रखना, फ्यूचर में आइसोटोप्स की आयनस एनर्जी सेम रहती है। तो अब हमने ये सब क्वेश्चंस किए आयनस एनर्जी के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। लो जी, अब हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इनके, जिनसे हमें ये क्लियर होगा कि आयनस एनर्जी को हमने कैसे कैसे अप्लाई करना है डिफरेंट इनके सेक्शन पे। लो जी, अब कुछ और क्वेश्चन करेंगे, इनको क्वेश्चन को उतार लो आप लोग। तो करते हैं नेक्स्ट और क्वेश्चन, वीडियो रोको, ये वाला सेक्शन पूरा करो। 10th, 11th, 12th, 13 क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये वाले 10th, 11th क्वेश्चन भी टेक्निकल है। इसमें ये देखा करो कि जब हम एक इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो जो आयन बचा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या स्टेबल है, अगर स्टेबल है तो उसका नेक्स्ट नहीं निकलेगा, बस इतनी सी बात है। तो करते हैं नेक्स्ट और कुछ क्वेश्चंस आगे। तो अब हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये आज के क्वेश्चन प्रैक्टिस का लास्ट सेशन है। सबसे पहले हम क्वेश्चन करते हैं 14। देखो इसमें पूछा गया विच ऑफ दीज, या दीज लिख लो, रिप्रेजेंट द आयनस एनर्जी 1। मैंने इसकी डेफिनेशन आपको बताया हुआ है कि आयनस एनर्जी 1 क्या होती है। न्यूट्रल एटम होना चाहिए, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन मूव करके गैसियस कैटायन बनना चाहिए। ये देखो ए के बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये सॉलिड है, नहीं आंसर, क्योंकि ये सॉलिड है।
इसमें हमने पहले कटायन बनाया, फिर सेकंड वाला बनाया, और ये वाला फर्स्ट नहीं है, ये आयनाइज्ड एनर्जी 2 है, क्योंकि हमने इससे पहले एक रिमूव कर लिया है, अब हम सेकंड रिमूव कर रहे हैं। इसमें हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया है, वहाँ होना क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन रिमूव, और इसका आंसर डी है। ये वाला आयनाइज्ड एनर्जी फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है, गैसियस उसमें से एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के उसमें गैसियस कटायन बनाएंगे, तो डी इसका आंसर है। ये आयनाइज्ड एनर्जी 1 है। तो 15 की बात, 15 क्वेश्चन, जब हम M प्लस गैस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो M गैस बना, इतनी एनर्जी उसने छोड़ी। क्वेश्चन इसमें ये पूछा कि आयनाइज्ड एनर्जी कितनी होगी उस M गैस की। देखो बहुत सिंपल सी बात है, M गैस का मतलब हमने यहाँ M गैस लिखना, उसको देनी आयनाइज्ड एनर्जी, और वो बनना चाहिए M गैस पॉजिटिव, और उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलना चाहिए, यही बात है। और ये देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को उल्टा दूं, मतलब इसको यहाँ लिख दूं, ये x भी साथ में आएगा, और ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, रिएक्शन मैंने उल्टा दी, तो वो जो x है वही आयनाइज्ड एनर्जी, इसका आंसर बी आ गया। तो क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये एनर्जी निकली, एनर्जी तो कंजर्व रहती है, और अगर हमने इसको ये एनर्जी दे दी तो ये इलेक्ट्रॉन निकला और ये बन गया, हमने रिएक्शन को उल्टाया है। उससे ये आंसर क्लियर हुआ कि यही x जो है वो आयनाइज्ड एनर्जी है। ठीक है, रिएक्शन को उल्टाया बस हमने। अब ये देखिए क्वेश्चन, जब मैंने एक मेटल गैस में 600 किलोजूल एनर्जी दी तो वो M+2 में चेंज हो गया, उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। बेसिकली हुआ क्या था, पहले वो इस तरीके से M गैस प्लस में चेंज हुआ था, फिर वो M इसमें चेंज हुआ था, इसमें +2 में। तो कहने का मतलब हमने उसको पहले आयनाइज्ड एनर्जी 1 दी होगी, बाद में उसको आयनाइज्ड एनर्जी 2 दी होगी, मतलब आयनाइज्ड एनर्जी 1 और 2 का सम 600 है, यो इकट्ठा लिख दिया गया। अब जो ये वाली प्लस को 2 में चेंज किया, जो 400 दिया गया वो आयनाइज्ड एनर्जी 2 है। कहने का मतलब इस 600 में से अगर मैं आयनाइज्ड एनर्जी 2 निकाल दूं तो बचा हुआ मेरे पास आयनाइज्ड एनर्जी 1 होगा, एनर्जी कंजर्व रहती है, तो इसका आंसर आ गया 200। ये लो, मतलब ये हुआ कि अगर मुझे ये पता है कि ये 400 है और ये टोटल पता है, इसका मतलब ये वाली 200 किलोजूल होगी और वो आयनाइज्ड एनर्जी 1 है। तो पूछा तो मेरे को यही है कि आयनाइज्ड एनर्जी 1 क्या है। तो इस तरीके से हम ट्रिकी क्वेश्चंस भी निकाले हैं। लो जी, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए, जितने भी क्वेश्चन आज पॉसिबल थे आयनाइज्ड एनर्जी के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किए हैं हमने आज। हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है आयनाइज्ड एनर्जी का। ऑर्डर थे, आयनाइज्ड एनर्जी 2 थी, पहचानने के क्वेश्चन थे, और अगर हमें एक वैल्यू दे दी, ये वाली देखो, इस वैल्यू में 400 बेसिकली आयनाइज्ड एनर्जी 2 है, क्योंकि +1 को 2 में कन्वर्ट करना आयनाइज्ड एनर्जी 2 होता है, और हमें निकालना 1, और हमें ये 2 इलेक्ट्रॉन की टोटल दी हुई है, मतलब फर्स्ट से ये फिर सेकंड, तो हमें एक 400 मिलेगी तो दूसरी हम ऑटोमेटिकली इसमें से माइनस करके निकाल देंगे। तो ये हमारे पास आज हमने जो क्वेश्चन का पैकेज किया, बहुत इंटरेस्टिंग अच्छे लेवल के हमने क्वेश्चन किए हैं। तो एक बार वीडियो रोको, वीडियो रोक के ये सारा सेक्शन उतार लो। ये लास्ट सेक्शन ऑफ आयनाइज्ड एनर्जी का था। आराम से वीडियो रोकिएगा और इनके क्वेश्चन कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फोटोन एजुकेशन चैनल। आज मैंने आपको आयनाइज्ड एनर्जी, उनकी टाइप, उनकी डेफिनेशन, उनको फैक्टर इफेक्ट करने वाले जितने भी सारे फैक्टर थे, उनकी एक्सेप्शंस, और पीरियड और ग्रुप में ट्रेंड, और एंड में जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं, उसने तो आयनाइज्ड एनर्जी का हर कॉर्नर टच किया है। तो मिलते हैं अगले और अच्छे वीडियो में, मेरे साथ जुड़े रहना। टिल देन टेक केयर, हैव ए नाइस डे।